हम सब ना अपने स्मार्टफोन का रोज इस्तेमाल करते हैं और हर कुछ महीनों में स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमकता है, सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल। बिल्कुल। हम उस पर क्लिक करते हैं और कुछ ही मिनटों में हमारे फ़ोन में नए फीचर्स आ जाते हैं। जो पुराने बग्स होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं और फ़ोन पहले से ज़्यादा स्मूथ चलने लगता है। सही बात है। ये हम सभी की ज़िंदगी का एक बहुत ही आम हिस्सा है। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि क्या एक पूरे देश को भी ऐसे ही अपडेट किया जा सकता है? ये काफी दिलचस्प सवाल है ना? मतलब क्या किसी देश के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं? आज के इस विस्तृत चर्चा में हम बिल्कुल इसी रोमांचक विचार पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान का आर्टिकल 368। ये वो टूल है जो हमारे देश के इस विशाल और बेहद जटिल ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने की शक्ति देता है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि 1950 से लेकर आज तक कैसे ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी एक जीवन दस्तावेज बना रहा। और एक लिविंग डॉक्यूमेंट होने का मतलब ही यही है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हाँ, देखिए, जो हमारे संविधान निर्माता थे ना, उन्हें ये बहुत अच्छी तरह से पता था कि 1950 का भारत और मान लीजिए 2050 का भारत दोनों एक जैसे नहीं होंगे। बिल्कुल। समाज बदलेगा। हाँ, समाज बदलेगा, हमारी अर्थव्यवस्था बदलेगी, लोगों की जरूरतें बदलेंगी और उन बदलती जरूरतों के साथ कदम ताल करने के लिए दस्तावेज के अंदर एक अपडेट मैकेनिज्म होना ही चाहिए। सही कहा। तो आर्टिकल 368 ना उसी लचीलेपन की, उसी फ्लेक्सिबिलिटी की गारंटी है। अगर ये नहीं होता तो शायद हमारा संविधान समय के साथ एकदम अप्रासंगिक होकर टूट ही जाता। ये एक बहुत ही अहम बात बताई आपने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सुनने वालों के लिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। जब हम संविधान में हुए 100 से ज्यादा बदलावों की बात करते हैं तो हम कई दशकों के इतिहास, अलग अलग सरकारों और अनेक विचारधाराओं के दौर से गुजरते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम किसी भी राजनीतिक चश्मे से इन बदलावों को नहीं देखेंगे। एकदम सही। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य विशुद्ध रूप से सिर्फ ये समझना है कि कानूनी और ढांचागत रूप से क्या बदला, वो क्यों बदला गया और उसका देश की व्यवस्था पर क्या असर पड़ा। बिल्कुल। हमारा पूरा फोकस सिर्फ मैकेनिज्म और उसके प्रभाव पर ही रहेगा। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। जब हम इतिहास के पन्नों को देखते हैं ना, तो एक बात बहुत हैरान करती है। 1950 में संविधान लागू हुआ, उस पे लगी स्याही अभी ठीक से सूखी भी नहीं थी और 1951 में ही पहला बग फिक्स आ गया। हाँ, पहला संशोधन। मतलब सिर्फ 1 साल के भीतर पहला अमेंडमेंट करना पड़ गया। ऐसा क्या हो गया था? मतलब क्या ड्राफ्टिंग कमेटी से कोई बहुत बड़ी चूक हो गई थी या फिर कागजी सिद्धांतों और जमीनी हकीकत के बीच कोई बहुत बड़ी खाई थी? देखिए, ये कोई चूक नहीं थी, बल्कि आप इसे आदर्शवाद और यथार्थ का सीधा टकराव कह सकते हैं। अच्छा। हाँ, जब भारत आजाद हुआ तो देश में जमींदारी प्रथा थी। कुछ गिने चुने लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन थी और लाखों किसान भूमिहीन थे। बिल्कुल। तो सरकार ने तय किया कि वो जमींदारों से जमीन लेकर गरीबों में बांटेगी, जिसे हम लैंड रिफॉर्म्स या भूमि सुधार कहते हैं। राइट। लेकिन यहाँ एक पेंच फंस गया। मूल संविधान में जो संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो एक मौलिक अधिकार था। तो जमींदार तुरंत अदालतों में पहुंच गए और कहने लगे कि भाई, सरकार हमारा मौलिक अधिकार छीन रही है। अरे बाप रे। और अदालतें तो संविधान के हिसाब से काम कर रही थी ना, तो उन्होंने सरकार के भूमि सुधार कानूनों पर रोक लगा दी। तो फिर सरकार ने इस समस्या को हल कैसे किया? मतलब उन्होंने ऐसा क्या सिस्टम बनाया कि अदालतें उन कानूनों को रोक न सकें? यहीं पर पहले संशोधन ने अपना कमाल दिखाया। सरकार ने संविधान में एक नई चीज जोड़ी, 9वीं अनुसूची या 9th शेड्यूल। ओके। इसे आप एक बेहद सुरक्षित तिजोरी या एक ब्लैक होल की तरह समझ सकते हैं। ब्लैक होल? हाँ। सरकार ने नियम बनाया कि अगर हम किसी भी कानून को इस 9वीं अनुसूची के अंदर डाल देंगे तो देश की कोई भी अदालत उस कानून का जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। ओह, मतलब जज उसमें दखल ही नहीं दे सकते? बिल्कुल नहीं। तो सरकार ने अपने सारे भूमि सुधार कानून बनाए और उन्हें चुपचाप इस तिजोरी में डाल दिया। क्या बात है। और इसके साथ ही पहले संशोधन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आजादी पर भी पब्लिक ऑर्डर के नाम पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए।
वो क्यों? क्योंकि नए नए आजाद हुए देश में दंगे भड़कने का डर बहुत ज्यादा था उस वक्त। ये तो बहुत ही दिलचस्प मैकेनिज्म था। मतलब समस्या का समाधान निकालने के लिए सिस्टम में एक नया लूप होल या कहें कि एक सेफ जोन ही बना दिया गया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। और फिर कुछ ही साल बाद 1956 में 7वां संशोधन आता है। इसने तो पूरे देश का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हाँ, राज्यों का पुनर्गठन। राइट। राज्यों की पुरानी श्रेणियों को खत्म करके भाषाई आधार पर नए राज्य बनाए गए। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या प्रशासनिक सुविधाओं के हिसाब से राज्य बनाना ज्यादा तार्किक नहीं होता? भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने की इतनी क्या जल्दबाजी थी? अगर आप इसे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के नजरिए से देखेंगे तो शायद ये थोड़ा अटपटा लगे। लेकिन देखिए, इंसान सिर्फ प्रशासन से नहीं, भावनाओं और अपनी पहचान से चलता है। दक्षिण भारत में खासकर जो तेलुगु भाषी क्षेत्र थे, वहां एक अलग राज्य की मांग को लेकर बहुत बड़े और उग्र आंदोलन हो रहे थे। अच्छा, वो पुट्टी श्रीरामुलु वाला आंदोलन? बिल्कुल वही। लोगों की एकदम स्पष्ट मांग थी कि उनकी भाषा और संस्कृति का सम्मान होना चाहिए। तो 57वें संशोधन ने इस जमीनी हकीकत को स्वीकारा। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत था कि हमारा संविधान लोगों की आवाज सुनकर खुद को ढाल सकता है। और हाँ, इसी संशोधन के जरिए ये भी तय किया गया कि 2 राज्यों का एक कॉमन हाईकोर्ट भी हो सकता है, ताकि न्यायपालिका का काम सुचारू रूप से चल सके, है ना? एकदम सही। तो पहले दशक में जो बदलाव हुए वे मुख्य रूप से देश के भूगोल और समाज की शुरुआती कमियों को दूर करने के लिए थे। लेकिन जब हम 1970 के दशक की तरफ बढ़ते हैं ना, तो कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। ये दौर जमीन या भाषा का नहीं था, ये एक भयंकर रस्साकशी का दौर था। सत्ता का संघर्ष। बिल्कुल। ये तय करने की जंग थी कि आखिर बॉस कौन है, देश की संसद जो जनता द्वारा चुनी जाती है, या फिर देश का संविधान और न्यायपालिका। और अगर हम देश को एक कार मान लें, तो ऐसा लग रहा था जैसे संसद वो स्टीयरिंग व्हील है जो कार को अपनी मर्जी से कहीं भी ले जाना चाहती है, और न्यायपालिका वो ब्रेक है जो उसे नियमों से बाहर जाने पर रोक रही है। अरे वाह, क्या बात है, बिल्कुल सटीक। हाँ, तो 70 के दशक में स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक के बीच का ये घर्षण ना अपने चरम पर पहुंच गया था। सरकार कुछ बहुत बड़े आर्थिक और सामाजिक बदलाव करना चाहती थी, और न्यायपालिका बार बार कह रही थी कि आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। और इसका सबसे पहला बड़ा विस्फोट हमें 1971 के 24वें संशोधन में दिखता है। बिल्कुल। जहां संसद ने एक तरह से अपना घोषणा पत्र ही जारी कर दिया कि भैया हम सर्वोच्च हैं। इस अमेंडमेंट ने स्पष्ट कर दिया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों को भी। हाँ, और राष्ट्रपति को ऐसे विधेयकों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य भी कर दिया गया। लेकिन बात यही नहीं रुकी। असली भूकंप तो 1976 में आया, 42वां संशोधन, जिसे आज भी भारतीय इतिहास का सबसे विवादास्पद और व्यापक संशोधन माना जाता है। इसे अक्सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसने संविधान के लगभग हर एक हिस्से को छू लिया था। इसके बदलावों की लिस्ट देखकर ही सच बताऊं तो चक्कर आ जाता है। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जैसे भारी भरकम शब्द जोड़ दिए गए। एक नया हिस्सा जोड़ा गया जिसमें नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य बता दिए गए। यहाँ तक कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का जो कार्यकाल था वो 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। बिल्कुल। और एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो था समवर्ती सूची, यानी कॉन्करेंट लिस्ट का इस्तेमाल। हाँ, वो सत्ता के केंद्रीकरण का या सेंट्रलाइजेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। देखिए, समवर्ती सूची का मतलब समझने के लिए ऐसे सोचें कि कुछ विषयों पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है और कुछ पर सिर्फ केंद्र सरकार। राइट। लेकिन समवर्ती सूची वो जगह है जहां दोनों कानून बना सकते हैं, और अगर टकराव हो जाए तो केंद्र की बात मानी जाएगी। ओके। तो 42वें संशोधन ने क्या किया, उसने शिक्षा और वन जैसे 5 बड़े विषयों को राज्यों के अधिकार क्षेत्र से खींचकर इस समवर्ती सूची में डाल दिया। ओह, मतलब जो ताकत राज्यों के पास थी वो अब दिल्ली के हाथों में आ गई। बिल्कुल। और इसके अलावा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए पूरी तरह से एक रबर स्टैंप बना दिया गया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गंभीर सवाल पैदा होता है। क्या? अगर 42वें संशोधन ने इतनी आसानी से शक्ति का सारा संतुलन एक ही तरफ झुका दिया,
तो क्या ये आर्टिकल 368 का एक बहुत खतरनाक पहलू नहीं है? सोचने वाली बात है। मतलब अगर सत्ता में बैठा कोई भी बहुमत अपनी सुविधा के हिसाब से पूरे सिस्टम को ही हाईजैक कर ले, तो फिर संविधान बचेगा कैसे? देखिए, ये डर बिल्कुल वाजिब है, लेकिन भौतिकी का एक नियम है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। राइट। लोकतंत्र का मैकेनिज्म भी ऐसा ही है। ये अपना संतुलन वापस ढूंढने की कोशिश करता है, और वो संतुलन हमें ठीक 2 साल बाद 1978 के 44th संशोधन में दिखाई देता है। अच्छा। हाँ, 42वें संशोधन ने जो पेंडुलम एक तरफ बहुत दूर धकेल दिया था ना, 44th संशोधन ने उसे खींचकर वापस बीच में लाने का काम किया। यानी जो कुछ भी 42वें में किया गया था उसे पलटने की कोशिश की गई। काफी हद तक। सबसे पहले तो लोकसभा का कार्यकाल जो 6 साल कर दिया गया था, उसे वापस घटाकर 5 साल किया गया। और जो राष्ट्रीय आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाने के नियम थे, उन्हें बहुत सख्त कर दिया गया। वो कैसे? पहले क्या था कि आंतरिक अशांति या इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसे गोलमोल शब्द का इस्तेमाल करके आपातकाल लगाया जा सकता था। बिल्कुल, जो 70 में हुआ था। बिल्कुल। तो 44th संशोधन ने कहा कि नहीं, जब तक देश में सशस्त्र विद्रोह हो यानी आर्म्ड रिबेलियन न हो, तब तक आप ऐसे ही आपातकाल नहीं लगा सकते। और इसी समय संपत्ति के अधिकार का भी खेल खत्म किया गया ना, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। एकदम सही पकड़े आप। 1951 से जो सिरदर्द चला आ रहा था ना, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से ही बाहर निकालकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। फाइनली। लेकिन 44वें संशोधन का जो सबसे महान कदम था, वो कुछ और ही था। वो क्या था? इसने गारंटी दी कि भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे देश में आपातकाल ही क्यों न लागू हो जाए, लेकिन किसी भी नागरिक के जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 20 और 21, उन्हें कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। वाकई? हाँ, यह सिस्टम का एक ऐसा एंटीवायरस था जो सुनिश्चित करता था कि नागरिक कभी भी पूरी तरह से राज्य के रहमो-करम पर नहीं होंगे। ये सुनना वाकई एक तसल्ली देता है कि कैसे व्यवस्था ने अपनी गलतियों से सीखा और खुद को सुधारा। बिल्कुल। तो जब दिल्ली में संसद और न्यायपालिका के बीच ये तय हो गया कि शक्ति का संतुलन कैसे काम करेगा, उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि जब हम 80 और 90 के दशक में जाते हैं, तो फोकस दिल्ली से हटकर राजनेताओं की अंदरूनी साफ सफाई और फिर जमीनी स्तर की तरफ मुड़ जाता है। हाँ, गांव और शहरों के आम लोगों की तरफ। राइट। सही कहा आपने। जब ऊपर का ढांचा थोड़ा स्थिर हो गया, तो ध्यान इस बात पर गया कि भाई इस ढांचे को चलाने वाले लोगों को कैसे अनुशासित किया जाए, और लोकतंत्र को सिर्फ चुनावों तक सीमित रखने के बजाय उसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। राजनीति की सफाई की बात करें तो 1985 का 52वां संशोधन आता है, जो दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आया। हाँ। बाद में 2003 में 91 संशोधन ने इसे और भी सख्त किया। बिल्कुल। 91 संशोधन ने एक नियम बना दिया कि किसी भी सरकार में मंत्रियों की जो संख्या है वो सदन के कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन मुझे यहाँ ना थोड़ी आपत्ति है। कैसी आपत्ति? देखिए, एक तरफ हम 1989 के 61वें संशोधन के जरिए 18 साल के युवाओं पर भरोसा कर रहे हैं कि वो देश की सरकार चुन सकते हैं। हाँ, पहले ये उम्र 21 साल थी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हमारे अपने ही चुने हुए विधायकों और सांसदों पर हमें इतना भी भरोसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से पार्टी में टिके रहेंगे। पॉइंट तो है। और क्या सच में ये 15% वाला नियम काम आया? मतलब हम आज भी तो देखते हैं कि जब सरकारें गिरानी होती हैं तो विधायक थोक के भाव में इस्तीफे दे देते हैं। हाँ, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। तो क्या इस कानून ने दल बदल को रोका या फिर सिर्फ राजनीति खेलने का तरीका ही बदल दिया? ये बहुत ही चुभने वाला लेकिन एकदम सटीक विश्लेषण है। देखिए, 15% की सीमा इसलिए लाई गई थी क्योंकि पहले सरकार बचाने के लिए हर रूठे हुए विधायक को मंत्री पद दे दिया जाता था। अच्छा। जंबो कैबिनेट बन जाते थे जिसका सीधा बोझ टैक्स पेयर के पैसे पर पड़ता था। तो इस नियम ने उस खुली लूट को तो बंद कर दिया। लेकिन राजनीति ना पानी की तरह है, वो अपना रास्ता निकाल ही लेती है। वाकई। जब आपने एक एक करके पार्टी बदलने का दरवाजा बंद किया तो राजनेताओं ने सामूहिक इस्तीफे की खिड़की खोल ली। राइट। वे इस्तीफा देकर सरकार गिरा देते हैं और फिर दोबारा चुनाव लड़ लेते हैं। देखिए, कानून किसी इंसान की नीयत नहीं बदल सकता,
वो सिर्फ बुरे व्यवहार को थोड़ा मुश्किल बना सकता है। ये तो एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन इसी दौर में कुछ ऐसा भी हुआ जिसने सत्ता को सच में विकेंद्रीकृत किया, यानी डिसेंट्रलाइज किया। मैं 1992 के 73वें और 74वें संशोधन की बात कर रहा हूँ। अरे हाँ, ये दोनों तो भारतीय लोकतंत्र के मास्टर स्ट्रोक थे। बिल्कुल। 73rd संशोधन ने पंचायतों को और 74th संशोधन ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इसका सीधा सा मतलब था कि अब चुनाव कराना राज्यों की मर्जी पर निर्भर नहीं था, ये उनकी संवैधानिक मजबूरी बन गया। लेकिन कागज पर पंचायत को ताकत मिलना और जमीन पर ताकत होना, दोनों में बहुत फर्क है ना? हाँ, वो तो है। क्या वाकई सरपंचों के पास असली फैसले लेने की कोई वित्तीय ताकत आई, या वे आज भी छोटी छोटी चीजों के लिए राज्य सरकार के फंड्स का मुंह ताकते रहते हैं? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है और सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। ये सच है कि कई राज्यों ने अभी भी पंचायतों को पूरी वित्तीय स्वतंत्रता नहीं दी है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखिए। इन संशोधनों की वजह से देश भर में लाखों नए चुने हुए प्रतिनिधि सामने आए, जिनमें महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित थीं। इसने गांव के स्तर पर नेतृत्व की एक पूरी नई फौज तैयार कर दी। क्या बात है! लोकतंत्र अब सिर्फ दिल्ली या राज्य की राजधानी में नहीं, बल्कि गांव के चौपाल में भी काम करने लगा। तो ये एक तरह से एक लंबी प्रक्रिया की बस शुरुआत थी, अंत नहीं। बिल्कुल। और अब जब हम 21वीं सदी में प्रवेश करते हैं तो परिदृश्य फिर से बदलता है। नई सदी में आते ही ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये आर्थिक एकीकरण और सामाजिक न्याय के नए मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने लगता है। क्योंकि 21वीं सदी की चुनौतियां बिल्कुल अलग थीं। राइट। भारत एक वैश्विक आर्थिक ताकत बन रहा था, लेकिन साथ ही उसे अपने अंदरूनी सामाजिक फासलों को भी पाटना था। इसलिए आप देखेंगे कि इस दौर के संशोधन शिक्षा, अर्थव्यवस्था और अधिकारों के इर्द गिर्द ज्यादा घूमते हैं। जैसे 2002 का 86वां संशोधन। हाँ, इसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। अनुच्छेद 21(a) के तहत, मतलब 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा देना अब राज्य की जिम्मेदारी बन गया। बिल्कुल। फिर एक बहुत बड़ा आर्थिक जंप आता है 2016 में, 101वां संशोधन, जिसने पूरे देश में जीएसटी लागू कर दिया। हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हाँ, हम रोजमर्रा की जिंदगी में जब भी रेस्टोरेंट में बिल चुकाते हैं या कोई सामान खरीदते हैं तो नीचे सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखा देखते हैं। ये उसी अमेंडमेंट का नतीजा था। लेकिन मुझे हमेशा ये सोचकर हैरानी होती है कि इतने सारे राज्यों को अपने अपने टैक्स के अधिकार छोड़ने के लिए कैसे मना लिया गया होगा। यही तो इस संशोधन की सबसे बड़ी कामयाबी थी। अच्छा। देखिए, जीएसटी सिर्फ एक टैक्स कानून नहीं था, बल्कि ये भारत के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा परीक्षण था। राज्यों को ये डर था कि अगर वे अपना टैक्स लगाने का अधिकार छोड़ देंगे तो वे पूरी तरह से केंद्र के मोहताज हो जाएंगे। जाहिर सी बात है। तो इस भरोसे को कायम करने के लिए संविधान में जीएसटी काउंसिल का निर्माण किया गया, जहां हर राज्य की आवाज मायने रखती है। ये एक ऐसा अपडेट था जिसने पूरे देश को एक सिंगल मार्केट में बदल दिया। और इसके बाद की जो संशोधन है वो मुख्य रूप से समाज के अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधित्व से जुड़े हैं। हाँ, रिप्रेजेंटेशन। जैसे 2019 का 34वां संशोधन, जिसने पहली बार जाति से हटकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की। बिल्कुल। फिर 104वां संशोधन आया, जिसने SC/ST समुदाय के लिए विधायिका में आरक्षण को और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। लेकिन इसने एक बहुत ही दिलचस्प काम किया। क्या? इसने एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को खत्म कर दिया। क्या इसका कारण ये था कि अब वो समुदाय उतना प्रासंगिक नहीं रहा था? बिल्कुल। देखिए, जब 1950 में संविधान बना था तब देश में एंग्लो इंडियन समुदाय की स्थिति अलग थी और उन्हें विशेष प्रतिनिधित्व की जरूरत थी। हाँ। लेकिन 70 साल बाद उनकी आबादी और उनके एकीकरण का स्तर पूरी तरह से बदल चुका था। राइट। एक जीवन दस्तावेज का काम ही यही है कि जो चीजें समय के साथ अपनी प्रासंगिकता खो चुकी हैं, उन्हें हटाया जाए। और अब आते हैं सबसे ताजा और चर्चित बदलाव पर, 2023 का 106वां संशोधन। हाँ, महिला आरक्षण। हाँ, इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है। बिल्कुल। सुनने में तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम लगता है, लेकिन जब हम इसका बारीक प्रिंट पढ़ते हैं ना, तो एक पेंच नजर आता है। कैसा पेंच? इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये कानून परिसीमन के बाद यानी डिलिमिटेशन के बाद ही लागू होगा। हाँ, ये बात तो है।
अब सुनने वालों के लिए बता दूं कि परिसीमन का मतलब है पूरे देश की जनसंख्या को फिर से गिनना और उसके आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं दोबारा तय करना, जो कि अपने आप में एक बहुत ही लंबा और जटिल काम है। वाकई। तो मेरा सीधा सा सवाल यह है कि अगर समस्या आज की है, प्रतिनिधित्व आज चाहिए, तो क्या परिसीमन की शर्त लगाकर एक पोस्ट डेटेड चेक नहीं पकड़ा दिया गया? मतलब क्या यह भविष्य के लिए सिर्फ एक वादा बनकर नहीं रह गया? देखिए, ये आलोचना काफी हद तक की जाती है और इसे समझना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन इसके पीछे की जो ढांचागत मजबूरी है ना, उसे समझना भी जरूरी है। वो क्या है? महिला आरक्षण लागू करने का सीधा सा मतलब है कि मौजूदा सीटों में से 1/3 सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। राइट। अगर इसे आज की ही सीटों पर रातों रात लागू कर दिया जाए तो कई वर्तमान राजनेताओं और चुनाव क्षेत्रों के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बिगड़ जाएंगे। अच्छा, तो भारी विरोध होता। बिल्कुल, इससे इसका विरोध बहुत ज्यादा बढ़ सकता था। परिसीमन का इंतजार करने का तर्क ये दिया गया कि भाई जब कुल सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी तब इस आरक्षण को लागू करना प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से थोड़ा कम झटके वाला होगा। ओके। ये एक तरह से बिना सिस्टम को तोड़े एक बड़े बदलाव के लिए राजनीतिक सहमति बनाने का, यानी कंसेंसस बनाने का एक तरीका था। ये नजरिया वाकई सोचने पे मजबूर करता है। तो जब हम 1951 के भूमि सुधारों से लेकर 2023 के इस महिला आरक्षण तक के सफर को देखते हैं तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। क्या? यही कि आर्टिकल 368 की बदौलत ही भारत का संविधान किसी लाइब्रेरी में धूल खाती हुई पुरानी किताब नहीं बना। बहुत सही कहा। ये रोज लड़ता है, रोज सीखता है और रोज खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और यही इसकी सबसे बड़ी जीत भी है। एक ऐसा दस्तावेज जो ना तो इतना कठोर है कि टूट जाए और न ही इतना कमजोर है कि कोई भी उसे खत्म कर दे। बिल्कुल। और इस शानदार सफर पर चर्चा को खत्म करते हुए मैं सुनने वालों के मन में एक गहरा दार्शनिक विचार छोड़ना चाहता हूँ। दर्शन शास्त्र में ना एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, थीसियस का जहाज या शिप ऑफ थीसियस। अच्छा, वो नाव वाली कहानी। हाँ बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक पुरानी लकड़ी की नाव है। समय के साथ उसकी लकड़ियां खराब होने लगती हैं और आप धीरे धीरे पुरानी लकड़ियों को निकालकर उनकी जगह नई लकड़ियां लगाते जाते हैं। ठीक है। दशकों बाद एक ऐसा दिन आता है जब उस नाव का हर एक हिस्सा, लकड़ी का हर एक तख्ता बदला जा चुका होता है। तो सवाल ये है कि क्या वो अब भी वही पुरानी नाव है या वो पूरी तरह से एक नई नाव बन चुकी है? वाकई बहुत गहरा सवाल है ना? और यही सवाल हमारे संविधान पर भी लागू होता है। 1950 से लेकर अब तक इसमें 106 बार संशोधन हो चुके हैं। इसके इतने सारे पुराने हिस्से हटाए जा चुके हैं और इतने सारे नए हिस्से जोड़े जा चुके हैं। तो क्या हमारा संविधान मूल रूप से आज भी वही दस्तावेज है जिसे 1950 में लिखा गया था, या फिर हम एक नए सिस्टम में आ चुके हैं? बिल्कुल। क्या हम बिना एहसास किए एक बिल्कुल नए ऑपरेटिंग सिस्टम में जी रहे हैं? इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है, लेकिन इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस गहराई से भरी चर्चा में बस इतना।